Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 24th of September 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? Watching child sex abuse material and offense Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के साइड से एक स्टेटमेंट आया है रिगार्डिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज। उनका मानना ये है, टॉप कोर्ट एडवोकेट्स यूज ऑफ द टर्म चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। बेसिकली पहले जितने भी एक्ट्स थे या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कवर करने के लिए हम सिर्फ टर्म यूज करते थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सो ये टर्म थोड़ा सा नैरो दिख रहा है। इसमें और भी ज्यादा डेफिनेशंस को बढ़ाने के लिए, और भी ज्यादा क्राइम्स को इंक्लूड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया टर्म सजेस्ट किया है, दैट इज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि चाइल्ड जिस ऐसे वीडियोस, ऐसे ग्राफ्स जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को दिखाया गया है, उनको ना तो आप देख सकते हैं, ना तो आप अपनी फोन मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में सेव कर सकते। इन सबको एक क्राइम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। It says the term child pornography is a misnomer which failed to capture the full extent of the crime. चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक मिसनॉर्मर कह सकते, छोटा टर्म है जो कि क्राइम के बड़े एम्बिट को कवर करने में फेल साबित हो रहा है। सो इसलिए हमने उस टर्म को एक्सटेंड किया है, पहली चीज। दूसरा बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन प्रोवाइड किया है कि हमें इस टर्म को बढ़ाने के लिए, इस क्राइम की जो डेप्थ है उसको समझने के लिए हमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी चेंजेस करने की जरूरत है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस न्यूज से इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉक्सो एक्ट को समझना। सो पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 में आया था, जिसे हमने यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992 को अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट लाया था, जिसे बोला जाता है पॉक्सो एक्ट, जो कि चाइल्ड राइट्स के चाइल्ड के अगेंस्ट क्रिमिनल्स को, जो चिल्ड्रंस के खिलाफ क्राइम्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक्ट लाया है। The aim of this special law is to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children, which are either not specifically defined or inadequately penalized. Basically, इस एक्ट के अंतर्गत हमने चाइल्ड की एज 18 ईयर्स डिसाइड किए। उसके बाद हमने ये कहा है कि इस एज ग्रुप के अंतर्गत जितने भी बच्चे जिनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है, उसे हम एड्रेस कर सकते हैं इस एक्ट की हेल्प से। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, इस एक्ट की सबसे खासियत बात यह है कि इसके अंतर्गत चिल्ड्रन वर्ड यूज किया है, मतलब कि हम इसमें मेल प्लस फीमेल, मतलब कि गर्ल चाइल्ड एज वेल एज बॉय चाइल्ड, दोनों को हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात की है। मतलब कि ये जो एक्ट है ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। देन नेक्स्ट इज ईज ऑफ, इस एक्ट के कुछ फीचर्स है। पहला हमने डिस्कस कर लिया जेंडर न्यूट्रल। द सेकेंड फीचर इज ईज इन रिपोर्टिंग केसेस। लोगों के बीच में इस एक्ट को लेकर के सफिशिएंट अवेयरनेस है, मतलब कि लोग अवेयर हैं कि इंडिया में कोई ऐसा एक्ट भी है जिसके अंतर्गत हम इस तरह के क्राइम्स को फाइल अप कर सकते हैं। सो इसमें हमें जब हम केसेस फाइल करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक ईज ऑफ रिपोर्टिंग केसेस का फीचर भी मिलता है। देन थर्ड इज एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। इस एक्ट के अंतर्गत हमने टर्म्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डिस्कशन किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एम्बिट को बढ़ाने की बात की गई है। सो वो इसी प्रोविजन में बात की गई है कि जो हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड यूज कर रहे हैं उसे हम बढ़ाकर अब हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड एक्सप्लोटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल्स। साथ के साथ कुछ इसमें चैलेंजेस भी हैं इस एक्ट में, जिसको हम बात करते हैं। पहला चीज, इशू विद द इन्वेस्टिगेशन। इस एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविजन है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देयर शुड बी अ विमेन
मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक विमेन का प्रेजेंट होना, विमेन ऑफिशियल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सब जानते हैं जो इंडिया की पुलिस फोर्स है उसमें ओवरऑल पुलिस फोर्स में सिर्फ 10% विमेन ही प्रेजेंट है। सो क्या हम इस प्रोविजन को फुलफिल कर सकते? क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जरूरी है कि हम विमेन ऑफिसर को भी वहां पर प्रेजेंट रख सके? पहला इशू। दूसरा, लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली बात की जाती है जब भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उस क्राइम सीन को, उस जहां पे भी चीजें हुई हैं या जो भी वर्ड जो विक्टिम है वो अपने स्टेटमेंट दे रहा है, उन सब चीजों को प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखने की बात की जा रही है। बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन चीजों को लैप्स कर दिया जाता है। देन थर्ड इज नो एग्जामिनेशन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब भी हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं विक्टिम के द्वारा तो जरूरी है कि वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रेजेंट होना। बट देखा गया है कि ना तो उस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट रहते हैं, साथ के साथ ना ही वो इन चीजों को क्रॉस चेक करते हैं। देन फोर्थ इज इशू ऑफ एज डिटर्मिनेशन। हमने इस एक्ट में 18 ईयर्स रखा है चिल्ड्रन की एज, बट अलग अलग एक्ट में बच्चों की एज को अलग अलग डिफाइन किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस में हमने अलग डिफाइन कर रखा है, अलग अलग स्टेट्स के एक्ट में अलग अलग एज को डिटरमाइन किया गया है। सो ये भी एक मेजर इशू सामने आता है। देन नेक्स्ट इज डिलेज इन द फाइलिंग ऑफ चार्जेस। बेसिकली इस एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन है कि अगर कोई क्राइम इस एक्ट के अंतर्गत आता है तो उसे विद इन अ 1 मंथ, मतलब कि 30 डेज के अंतर्गत सॉल्व कर देना है। बट इन्वेस्टिगेशन और सारी चीजों को बढ़ता हुआ देखकर कहीं ना कहीं इस केसेस में, मतलब कि फाइल करने में टाइम स्पेंड 1 मंथ से ज्यादा नजर आता हुआ दिख रहा है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द पॉक्सो एक्ट। हमने इस चीज को यूपीएससी से रिलेट करके बहुत बेहतर तरीके से समझ गया। रिसेंट टाइम में पॉक्सो एक्ट बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। चाहे कोलकाता का आरजे का जो डॉक्टर वाला मर्डर एंड रेप केस हुआ था उसमें, चाहे अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के एम्बिट को बढ़ाने की बात की है। सो यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट हो जाता है, इसे आप रिवाइज करते रहिएगा। देन नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म, यूरोपियन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग इमरजेंसी। बेसिकली तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके साइड से एक स्टेटमेंट आया। उनका कहना ये है कि हमारे इंडिया में ड्यूरिंग द जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे हमने सेक्युलरिज्म वर्ड को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा, लेकिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी जब 1975 का 70s का पीरियड था उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड किया। सो जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो इस चीज के खिलाफ है। उनका मानना ये है कि इंडिया कोई सेक्युलर स्टेट नहीं है। इंडिया सेक्युलर मतलब कि क्या होता है, सेक्युलर जो वर्ड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के टाइम पे हमने सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं किया था। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब दो होता है, एक होता है धर्म निरपेक्ष और एक होता है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द धर्मास। मतलब कि पहला जो धर्म निरपेक्ष है वो वेस्टर्न डेफिनेशन को बताता है। धर्म निरपेक्ष मतलब कि स्टेट और रिलीजन के बीच में पूरा कंप्लीट डाइवोर्स हो रखा है। स्टेट को रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, स्टेट रिलीजन में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ऐसा इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम सब जानते हैं वेस्टर्न कल्चर में कहीं ना कहीं चर्च का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस था। हम सब जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज में चर्च लोगों की नॉर्मल लाइफ को कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। इसलिए जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सामने उभर कर आया उसका मतलब था धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि देयर इज अ इक्वल डाइवोर्स, मतलब कि पूरे तरह से रिलीजन और स्टेट के बीच में डाइवोर्स होगा। चर्च किसी भी एक्टिविटी को डोमिनेट नहीं करेगा, किसी भी चीज में डायरेक्शंस इशू नहीं करेगा, पूरा डाइवोर्स टाइप का। लेकिन इंडिया में हमने सेक्युलरिज्म वर्ड को उस टाइम पे नहीं डाला। क्यों? क्योंकि पूरे ग्लोब में सेक्युलरिज्म का मतलब यही था। लेकिन इंडिया तो ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करता है। इंडिया में एक अलग तरह का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब कि इंडिया को जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। कैसे कि जितना अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूट है जो कि हिंदूज के द्वारा रन किया जा रहा है, सो अगर स्टेट ने उस इंस्टीट्यूट को फंडिंग प्रोवाइड की है तो उतनी ही फंडिंग स्टेट को मुस्लिम्स के द्वारा रन किए गए इंस्टीट्यूट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब कि स्टेट
जो अलग अलग रिलीजन है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। वो हर एक रिलीजन से अपना एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकता है। समय समय पर अगर ऐसी प्रैक्टिसेस उस रिलीजन में है जो कि हमारे नेशन के लिए डेरोग्रेटरी है, जो विमेन्स के लिए डेरोग्रेटरी है, वो स्टेट उस प्रैक्टिस पर इंटरफेयर करके उस प्रैक्टिस को बैन कर सकता है। हमारे सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमने किस तरह से सती को बैन किया है। हमने किस तरह से जो एक प्रैक्टिस चलती है दूध पीती, मतलब कि जब बेबी गर्ल का जन्म होता है तो हम उसे कैसे मार दिया जाता था। इन सारी प्रैक्टिसेस को हमने बैन कर रखा है। सो ये क्या है, ये एक इक्वल डिस्टेंस है ना, कि जहां पे स्टेट को इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ी स्टेट ने इंटरफेयर किया। सो इंडिया में जो ये सेक्युलरिज्म का वर्ड है वो एक अलग कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लोगों को धर्म के नाम पर अच्छी खासी फ्रीडम्स प्रोवाइड कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 25 जो है वो प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। मतलब कि जो इंडिया के पीपल है वो फ्री है किसी भी धर्म को मानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रीच करने के लिए। पहला चीज। आर्टिकल 26 जो प्रोवाइड करता है वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीजों को मैनेज करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 27 टैक्सेस से फ्री करता है कि अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, सो वहां पर आप मतलब आप पर मैंडेटरी टैक्स नहीं अप्लाई किया जा सकता है। मतलब कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए काम किया जा रहा है, तो इफ यू बिलोंग टू अनदर कम्युनिटी, अगर हिंदू वर्क्स के लिए टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आप अगर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो आप मैंडेटरीली वो टैक्स नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते। इस तरह के फ्रीडम्स प्रोवाइड किए गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो समझाने का मतलब ये है कि हम शुरू से ही सेक्युलर थे। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स दे रखे हैं जो कि रिलीजियस फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है, साथ के साथ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन भी देता है कि वो भी अपने रिलीजन को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, अपने कल्चर को कंटिन्यू कर सके। लेकिन चूंकि हमारी फ्रीडम के टाइम पे सेक्युलरिज्म वर्ड का अलग ग्लोबल मीनिंग था। सेक्युलरिज्म का मतलब ये था एक तरह का डाइवर्स स्टेट और रिलीजन के बीच में, इसलिए हमने उसे एक्सप्लिसिटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, बट स्टिल वी वर सेक्युलर। सो हमने 1970s के टाइम पीरियड में सिर्फ सेक्युलर वर्ड को शो किया। ये एक पॉलिटिकल वर्ड था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की स्पिरिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो देयर वाज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म, उसे हमने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करके समझा कि कौन कौन से आर्टिकल हमें शो करते हैं कि हम सेक्युलर कंट्री हैं और क्या दो डिफरेंट मीनिंग है और इंडिया में कौन सी प्रैक्टिस की जाती है। देन नेक्स्ट इज Odisha all set to join आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम। बेसिकली आयुष्मान भारत एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। कुछ स्टेट्स में स्कीम ऑलरेडी वर्क कर रही है, कुछ स्टेट्स ने अपनी स्टेट स्कीम के साथ ज्वाइन करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट भी सेट है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम को अपनी स्टेट में एप्लीकेबल करने की बात कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत हर फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे पहले की स्कीम्स थी उसमें फैमिली पर कैप साइज किया गया था, मतलब कि फैमिली में लिमिटेड मेंबर्स को ही हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन आयुष्मान भारत स्कीम आने के बाद फैमिली साइज पर बाउंडेशन हटा दिए गए। चाहे आप 5 मेंबर की फैमिली हो, चाहे 10 मेंबर की फैमिली हो, आप इस स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया है, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया है। States given flexibility to decide on mode of implementation. Benefits will be portable across the country. मतलब कि अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप कंट्री के किसी भी स्टेट में उसे दिखा सकते हो। जो हॉस्पिटल्स या जिन हेल्थ सेंटर्स को हमने एम्पैनल किया है ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
अगर बात करें इसकी, तो हमने देख लिया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्कीम जो थी वो 2018 में आई थी। ये प्रोवाइड करती है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो सोसाइटी के वल्नरेबल और पुअर सेक्शन ऑफ पीपल्स है उनको। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिड्यूस होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ के साथ जो इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। हेल्थ सेक्टर में अक्सर लोगों की सेविंग्स पूरी चली जाती हैं, तो उस चीज को कम करने के लिए पुअर और वल्नरेबल सेक्शन जो है वो तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा इन पर हेल्थ, अगर उनके ऊपर कोई हेल्थ क्राइसिस आता है ना तो वो और भी ज्यादा उनको झकझोर के रख देता है। मतलब कि वो इंसान उस चीज से कवर अप करने के लिए कई साल मेहनत करता रह जाता है। सो उनसे इस चीज से क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और सोशल जस्टिस, सबसे बड़ी बात सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ये स्कीम सामने लाई गई है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, हेल्थ केयर सेक्टर्स की क्वालिटी इनहेंस होगी, एफिशिएंसी इनहेंस होगी, साथ के साथ टू प्रमोट प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ इंटरवेंशन फॉर बेनिफिशियरीज। इसमें हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख तक का। पैकेजेस के अंतर्गत बात करें तो हमने कई सारी चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर, कैंसर, कार्डियक केयर, ऑर्थोपोडिक्स, मतलब बहुत सारी चीजों को इसमें कवर अप किया है। जो मेजर इंडिया की पॉपुलेशन जिन चीजों से जूझ रही होती है उन सारी डिसीज को हमने इस स्कीम के अंतर्गत रखा है। फंडिंग तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब कि 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 40% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देन आईटी प्लेटफॉर्म, ये स्कीम क्या करती है ना, इसमें आईटी प्लेटफॉर्म का यूज किया गया है। मतलब कि कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल्स अपने फेक बिल्स दिखा देते हैं कि हमने इतने लोगों का ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत किया है। फिर वो क्या करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उतना पैसा रिसीव करते हैं। उस चीज को कम करने के लिए हमने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों को अपने सिस्टम्स में यूज किया है ताकि जो फ्रॉड है ना वो रुक सके। देन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, प्रॉपर इन चीजों का मॉनिटरिंग होगा कि सच में क्या इतने लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है या नहीं। देन एंटी फ्रॉड, हमने इस स्कीम के अंतर्गत नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट्स बनाई है जो कि इस चीज को चेकआउट करेंगी कि क्या फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम। इसे उड़ीसा स्टेट में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। Then next is Fasai issues notice to Tamil Nadu firm over ghee adulteration। बेसिकली हम सब जानते हैं आंध्र प्रदेश के बहुत फेमस तिरुपति मंदिर में जो प्रसादम यूज होता है उसके घी में अडल्ट्रेशन की चीजें सामने आई। मतलब कि जो घी यूज हो रहा है उस प्रसादम को बनाने में उसमें एनिमल फैट का प्रेजेंस देखा गया है। तो उसी के रिगार्डिंग फसाई ने नोटिस इशू की है एक तमिलनाडु की फर्म को जो कि घी सप्लाई करती थी उस टेम्पल के लिए। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कौन सी फर्म को कब कितनी नोटिस इशू की गई, वो फर्म क्या ट्रेड करती है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फसाई को समझना। फसाई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे हमने फूड एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बनाया है। ऐसी बॉडीज जिसे हम किसी एक्ट के थ्रू बनाते हैं उन्हें बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूट मतलब लॉ, एक्ट। फसाई को हमने एक एक्ट के थ्रू बनाया, एक्ट ऑफ 2006। फसाई एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। बेसिकली इसके फंक्शंस की बात करें तो ये फ्रेमिंग द रेगुलेशंस टू ले डाउन द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के लिए ये जो फसाई ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि कंट्री में किस तरह का फूड मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, गाइडलाइंस इशू करती है और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। ग्रांटिंग फूड सेफ्टी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन फॉर फूड बिजनेस। अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपको सर्टिफिकेट और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जिससे फसाई इशू करता है। साथ के साथ किस तरह से जो फूड यूज होने वाला है उसमें उसका लैब की टेस्टिंग कैसे होगी, इन सब के लिए गाइडलाइंस भी फसाई इशू करती है। सजेशन प्रोवाइड करती है पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को।
कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग कंटामिनेंट्स इन द फूड प्रोडक्ट में कौन से कंटामिनेंट्स यूज हो रहे हैं या कौन सा गलत चीज इस्तेमाल हो रही है, उन सब की लिस्ट जारी करती है और बताती है कि फूड प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आप यूज नहीं कर सकते हो। साथ के साथ फूड स्टैंडर्ड और फूड को लेकर के जनरल अवेयरनेस पर भी काम करती है फसाई। सो हमने डिस्कस कर लिया फसाई क्या है। एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे हमने 2006 में बनाया था, जिसका मेजर काम है फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करना, गाइडलाइन बनाना, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, लाइसेंस प्रोवाइड करना और साथ के साथ अगर कोई अडल्ट्रेशन का केस सामने आ रहा है तो उसमें भी चेकआउट करना चीजों को। देन नेक्स्ट इज a collective for young artists to learn nuances of different कोडियट्टम style। बेसिकली कोडियट्टम केरल का एक थिएटर है। इस थिएटर का जो कल्चर है ना, वो यंग जनरेशन में इनकलकेट करने के लिए, यंग जनरेशन को इस थिएटर की टीचिंग्स, इस थिएटर का प्रैक्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक चोलियट्टम, अ कलेक्टिव यंग कोडियट्टम आर्टिस्ट इन केरला, उनको ये चीज ट्रांसफर करने के लिए चोलियट्टम का प्रैक्टिस किया जा रहा है। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोडियट्टम समझना। हमने देखा कि कोडियट्टम एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि केरल में प्रैक्टिस किया जाता है। कुट्टी मतलब कि होता है कंबाइंड और अट्टम मींस एक्टिंग, कंबाइंड एक्टिंग। कोडियट्टम का मतलब क्या हुआ? कंबाइंड एक्टिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसे कोडिफाई किया गया, मतलब कि इसमें एक थियोरेटिकल लैंग्वेज यूज होगी। नेत्र अभिनयन मतलब आईज के थ्रू एक्सप्रेशन किए जाएंगे। हस्त अभियान लैंग्वेज ऑफ द जेस्चर्स, हम अपने हाथों से कौन कौन से मूवमेंट करके क्या क्या सिंबलाइज करेंगे, वो सारी चीजें कोडिफाइड की गई हैं। It is traditionally performed in theaters called कुट्टपल्लम्स। कुट्टमपल्लम्स नाम के प्लेसेस रहते थे जहां पर ये थिएटर परफॉर्म किया जाता था। साथ के साथ ये एक मेल एक्टर्स, अगर इस थिएटर को परफॉर्म करने में मेल एक्टर्स इन्वॉल्व होते थे तो उन्हें बोला जाता था चकियार्स, और फीमेल एक्ट परफॉर्मर्स को ननगियार्स बोला जाता है। अक्सर यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु आर द चकियार्स, हु आर द ननगियार्स। सो हमें पता रहना चाहिए कि कोडियट्टम नाम के थिएटर में जो मेल परफॉर्मर्स थे उन्हें चकियार्स बोला जाता था, जो फीमेल परफॉर्मर्स हैं उन्हें ननगियार्स बोला जाता है। सो Pankanattam is an aspect of Kutiyattam that involves embodying and emoting male and female roles। बेसिकली इसमें स्विचिंग चलती है, मतलब कि मेल परफॉर्म करते हैं, फीमेल परफॉर्म करते हैं। सो इस चीज को बोला जाता है पक्कर नट्टम। जो ये साउथ के वर्ड्स है, मलयालम लैंग्वेज के वर्ड्स है, मे बी मैं उन्हें सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सो मुझे न्यूज़पेपर डिस्कशन में इसे डिस्कस करना पड़ा। Then next is reform of global institutions must for development मोदी। We all know जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो यूएस के 2 days विजिट पर गए। वहां पर एक समिट होने वाली है, समिट हो रही है, समिट ऑफ द फ्यूचर। उसी रिगार्डिंग उन्होंने अपने कुछ थॉट्स एक्सप्रेस किए। उन्होंने बताया है कि द सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ नॉट इन द बैटलफील्ड। उनका मानना ये है कि अभी जरूरत जो है वो है ग्लोबल पीस को प्रमोट करने की, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसमें हमें कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने चाहिए। कलेक्टिव मतलब हर एक स्टेक होल्डर का इक्वल प्रेजेंस होना चाहिए। जो अभी वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी चल रही है, चाहे इसराइल वाला इशू ले ले, चाहे यूक्रेन रशिया वाला इशू ले ले, उन सबको कम करके हमें जरूरत है कि हमें ग्लोबल पीस की तरफ बढ़े। उसमें सबका कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट के लिए इंडिया ने एक स्टेप आगे उठाया। उसका मानना ये है कि जिस तरह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को प्लेस दी गई, उस तरह से यूएन में भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, यूएन क्या है? एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट है। सो जरूरत है कि उसमें भी हम कुछ रिफॉर्म्स लाएं ताकि कलेक्टिव वॉइस बन सके। इंडिया कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहा है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाने की बात कर रहा है, जो उसमें परमानेंट मेंबर्स रहते हैं। बेसिकली उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। सो इंडिया कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहा है कि इस परमानेंट मेंबर की काउंसिल को और बढ़ाया जाए। इसमें इंडिया को भी जगह दी जाए, उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। साथ के साथ अफ्रीका को भी उसमें प्लेस दी जाए।
He called for global digital governance which ensured that national security and integrity were upheld. India is ready to share its digital public infrastructure with the entire world. बात की जा रही है ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस पर, मतलब कि ग्लोबली जैसे हम सब जानते हैं डिजिटली हर कोई कनेक्टेड है। आजकल की जो जनरेशन है वो डिजिटल जनरेशन है। सो डिजिटलाइजेशन में भी गवर्नेंस को बढ़ाने की बात की जा रही है। सो अभी ये जो मीटिंग है वो अंडर प्रोसेस है। सो पूरी मीटिंग कंडक्ट हो जाने के बाद जो जो पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे उन्हें हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। साथ के साथ एक बार यूएन को भी डेप्थ में समझेंगे कि यूएन के कौन कौन से मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में आखिर क्यों इंडिया अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की बात कर रहा है या क्यों डिमांड कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप को और बढ़ाने की बात की जाए। पूरे पॉइंट्स आने के बाद हम इसे एक बार इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। PM expresses India's unwavering support for people of Palestine। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो इजराइल वाला रीजन है वहां पर कंटिन्यूअसली वायलेंस बढ़ रहा है या यूं कह ले वॉर लाइक सिचुएशंस बढ़ रही हैं। सो उसी के रिगार्डिंग एक सामने आया, एक सॉल्यूशन सामने आया। लोगों ने कहा कि जो पैलेस्टीन है उन एरियाज को वैकेंट कर दिया जाए, मतलब कि पैलेस्टीन वाली कंट्री से, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से लोगों को वैकेंट कर दिया जाए तो इजराइल वाले रीजन में शांति स्टैब्लिश हो जाएगी, पीस आ जाएगी। लेकिन इंडिया ने इस जो प्रपोजल है इसमें वोट करने से ही मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया। उसका रीजन ये है कि इंडिया का मानना ये है कि लोगों को वैकेट करने से इशू रिजॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। इंडिया बिलीव करता है टू नेशन वाली थ्योरी में। टू नेशन मतलब कि इजराइल का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, साथ के साथ पैलेस्टीन का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दोनों कंट्रीज को आपस में टेबल में बैठ करके इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि हम अगर पैलेस्टीन को ही खत्म कर देंगे, हटा देंगे तो इशू इससे रिजॉल्व नहीं होगा। सो इसीलिए इंडिया ने एब्सटेन किया और पीएम ने एक्सप्रेस किया कि पीएम पैलेस्टीन के लोगों को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। Then next is center state set to review scope of AFSPA in Manipur। Basically AFSPA एक आर्म्ड फोर्सेस को प्रोटेक्शन देने के लिए एक्ट है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे किसी स्टेट में चीजें अंडर कंट्रोल नहीं है, किसी स्टेट का कोई एरिया डिस्टर्ब रीजन है, सो आप वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हो। जब डिस्टर्ब एरिया में पीस बनाने के लिए या उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी फोर्स को, किसी ऑफिसर को वहां पर डिप्लॉय किया जाता है तो उनको एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, वो कोई भी एक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन सस्पेक्टेड है कि ये वायलेंस कर सकता है या ये स्टेट के लिए हानिकारक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस तुरंत उसे शूट भी कर सकती है। इसके लिए भी उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। उनके अगेंस्ट कोई कोर्ट में कुछ भी चीजें नहीं चलेंगी, उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं फाइल होगा। सो इसी रिगार्डिंग ऐसा मतलब कि 30 सितंबर तक मणिपुर में आफ्सपा एक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। सितंबर 30 में उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। सो अभी बात की जा रही है कि क्या हमें जरूरत है कि इसका स्कोप बढ़ाने की, क्योंकि हम सब जानते हैं मणिपुर वाले रीजन में कंटिन्यूअसली वायलेंस लाइक सिचुएशन, ड्रोन अटैक्स और गवर्नर के हाउस के पास अटैक, इस तरह की चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या डिस्टर्ब्ड एरिया के प्रॉपर सर्विलियंस के लिए, वहां पर शांति बनाए रखने के लिए क्या हमें जरूरत है कि हम आफ्सपा को और भी स्कोप उसका बढ़ाएं या हमें खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज मॉनसून बिगिंस विड्रॉल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। बेसिकली हम सब जानते हैं कि मॉनसून का एक टाइम पीरियड रहता है इंडिया में। अभी जो मॉनसून का टाइम पीरियड चल रहा है वो विड्रॉवल का ही चल रहा है। बेसिकली जैसे सपोज ये इंडिया है, सो इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू मॉनसून आता है, रेनफॉल होती है, फिर 3-4 महीने के बाद वो मॉनसून विंड्स विड्रॉल होती है, रिवर्सल कर देती है। मॉनसून का मतलब ही होता है रिवर्सल ऑफ द विंड्स। सो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो रिवर्सल ऑफ द मॉनसून विंड्स चल रहा है। जो विंड्स जून जुलाई के टाइम पीरियड में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से केरल के कोस्ट से इंडिया में आ रही थी, अब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वापस अपने जहां से वो ओरिजिनेट होकर आई थी उस तरफ मूव बैक कर रही हैं। सो ऐसा माना गया है कि जो हमारे मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका मानना ये है कि मॉनसून का रिट्रीवल या यूं कह ले मॉनसून का विड्रॉवल
समय से पहले हो रहा है, उसके पीछे रीजन है ला नीना। ला नीना एक कॉन्सेप्ट है जो कि पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशियन की कनेक्टिविटी को दिखाता है। ला नीना से इंडिया के जो रेनफॉल का एवरेज है वो कम हो जाता है, साथ के साथ इंडिया में रेनफॉल की कमी देखने को मिलती है। सो इसी का इम्पैक्ट हमें इंडिया के मॉनसून के विड्रॉल में भी देखने को मिल रहा है कि समय से पहले मॉनसून विड्रॉल कर रही है। Then next is robotic mules join army, drones high altitude tents under evaluation. Basically रोबोटिक म्यूल्स, जो ये पिक्चर दिख रही है ये एक रोबोटिक म्यूल है। इस तरह के म्यूल्स को आर्मी में ज्वाइन किया गया है, मतलब कि आर्मी में सर्विलियंस को और भी स्ट्रॉन्ग, और कुछ ऐसे रीजन्स रहते हैं जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स रहते हैं जहाँ पे जो इतने ज्यादा नेविगेबल नहीं रहते हैं, आर्मी वहां पर इतना इजिली नहीं पहुंच सकती है। सो उन एरियाज के प्रॉपर सर्विलियंस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए हम आर्मी के साथ साथ रोबोटिक म्यूल्स को डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। सो रोबोटिक म्यूल्स को आर्मी ज्वाइन करने के लिए परमिशन मिल गई है, लेकिन जो ड्रोन्स रहते हैं वो अभी भी इवोल्यूशन स्टेट में है, अभी उन पर इवैल्यूएशन होना बाकी है। उनके साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हम उन्हें आर्मी में इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि जो ड्रोन्स रहते हैं ना वो कहीं उनको हैक करना, उनको अपनी सुविधा के अनुसार यूज करना इजी हो जाता है। वो सैटेलाइट से रेडियो फ्रिक्वेंसीज वेव्स को यूज करते हैं, सो उन वेव्स को अपने हिसाब से चेंज करना इजी हो जाता है। इसलिए ड्रोन्स को लेकर के अभी भी इवैल्यूएशन चल रहा है, लेकिन रोबोटिक म्यूल्स को हमने आर्मी में जगह दे दी है। Then next is role of legislative bodies important for inclusive governance. बेसिकली इंडिया में 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो यहाँ पे जो हमारे ओम बिरला जी हैं उनके साइड से स्टेटमेंट आया है कि इंडिया में गवर्नेंस को और बेहतर बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरत है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो अपना रोल बढ़ाएं। उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट है ताकि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्यों बना रहे हैं हम? गवर्नेंस करने के लिए, चीजों को गवर्न करने के लिए। सो लेजिस्लेटिव बॉडीज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर के ही पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आती हैं। सो उनको अपने रोल को समझना चाहिए, अपनी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और इस हिसाब से अपने वर्क को और लॉस को फॉर्म करना चाहिए ताकि इंक्लूसिव गवर्नेंस हो सके। हम सब जानते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मतलब कि जो लॉज को फॉर्म करते हैं, इंडिया में जितने भी एक्ट्स आते हैं, लॉज आते हैं या कोई भी रूल्स आता है, उन्हें बनाने में रोल किसका रहता है? लेजिस्लेचर का। जो लॉज या रूल्स बने उनको इम्प्लीमेंट करने में किनका हाथ रहता है? एग्जीक्यूटिव का। साथ के साथ दोनों पर एक कंट्रोल रखना या स्टेट में प्रॉपर चीजें कंडक्ट हो, रूल बेस्ड चीजें कंडक्ट हो, उस चीज को करने के लिए किसका रोल रहता है? जुडिशियरी का। सो तीनों का स्ट्रॉन्ग रहना, तीनों का अपने रोल्स को, अपने वर्क्स को प्रॉपर परफॉर्म करना ही एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की निशानी है। सो लेजिस्लेचर्स को अपना रोल समझना चाहिए, अपनी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी हम इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उसमें लेजिस्लेचर का रोल अधिक है और उन्हें अपना रोल समझते हुए ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशन सामने लाने चाहिए। नेक्स्ट इज weighing in on business as usual with China. Basically, इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है इंडिया और चाइना के ट्रेड को लेकर के। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टिंग वाला रीजन है, दैट इज ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन, डेमचौक, डेपसांग, पैंगसोक लेक, मतलब कि जितने भी कॉन्फ्लिक्टिव रीजन है उन सब में 75% ऑफ रीजन्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया गया। अभी भी डेमचौक और डेपसांग, ये दोनों रीजन जो है वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं। इनमें जो डिस्कशन है वो नहीं हुआ है। चाइना और इंडिया ने दोनों रीजन्स को लेकर डिस्कशन ही नहीं किया है कि किस तरह से इन रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जाए।
सो ये जो एडिटोरियल आया है वो इसी चीज को लेकर सामने आया है कि भले ही हमने 75% इशू को सॉल्व कर लिया है, भले ही हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, बट स्टिल जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है, या जो यूं कह ले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन रीजन्स में अभी भी टेंशन्स बढ़ी हुई है, अभी भी चीजें बढ़ी हुई है। लेकिन जो इंडिया और चाइना की ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया और चाइना का ट्रेड कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चाइना के फेवर में है। साथ के साथ हमें ये एडिटोरियल क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आने वाले समय में यही न्यू नॉर्मल है। चाइना ने जैसे कि ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ या और भी जो उसकी नेबर कंट्रीज हैं उनमें जैसी पॉलिसी चाइना करता है, उनके एरियाज पे डिस्प्यूटेड कर देता है, अपने मैप्स को अल्टर कर करके उनके एरियाज को अपने एरिया दिखाता है, इस तरह से एक्टिविटीज करता है, फिर ये चीजें उनके लिए न्यू नॉर्मल हो जाती है। मतलब कि कंट्रीज उन चीजों को भूल करके और चाइना के साथ कंटिन्यू ट्रेड कर रही रहती हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही रहती है। क्या इंडिया का भी स्टैंड ऐसा ही होना चाहिए कि इंडिया फ्री एकदम चाइना से इन्वेस्टमेंट बुलवा ले, चाइना के साथ ट्रेड कंटिन्यू करे? इन सारी चीजों को क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। सो अभी हम कंटिन्यूअसली बात करते हैं कि हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में नहीं है। सो उसी रिगार्डिंग एक सॉल्यूशन सामने लाया गया। उसका मतलब उस सॉल्यूशन का मीन्स ये है, वो सॉल्यूशन जो है वो ये बात करता है कि इंडिया में आप चाइना से चीजों को इंपोर्ट मत करो, बट इंडिया में आप चाइना के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो। मतलब कि क्या, चाइना अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे इंडिया में आकर के। सो उसी के रिगार्डिंग चाइना की कुछ डिमांड्स हैं कि चाइना अगर इस स्टेप को आगे ले जाना चाहता है तो चाइना कुछ डिमांड सामने रखता है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। The first is Chinese scholars and officials did not deny that the status quo had been changed, but expected India to accept the altered facts and to move on to the full normalcy in relations. पहली चीज, पहली डिमांड जो ये है वो ये है, चाइना के स्कॉलर्स मानते हैं कि स्टेटस क्वो वाली सिचुएशन नहीं आई है। मतलब कि जो डिस्प्यूट्स है, चाहे वो एलएसी को लेके हो गया, डेप्सोंग और डेमचोक को हो गया, या कोई भी रीजन्स को हो गया, उन सब रीजन्स में हमने नॉर्मलसी नहीं लाई है। वो स्टेटस क्वो मतलब कि पहले की पोजीशन में नहीं पहुंचे, बट इंडिया को इस चीज को भूल करके ये मान लेना चाहिए कि ये एक न्यू नॉर्मल है। मतलब कि अब चीजें ऐसे ही कंडक्ट होगी और इंडिया को अपना जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं, चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट है, चाइना के वीजाज हैं इंडिया के लिए, वो सारे सब तरह से खोल देने चाहिए। मतलब कि चाइना जो इंडिया है वो कोई भी बैरियर ना रखे चाइनीज इन्वेस्टमेंट जिस तरह से है उन पर, या चाइना के लोग इंडिया है, या चाइना का ट्रेड इंडिया है, इस तरह की चीजों पर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन ना रखे, एक तरह से नॉर्मल बिहेव करे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पहली डिमांड। देन सेकेंड डिमांड इज the Chinese are not inclined to address India's long-standing problem of a huge bilateral trade deficit. Basically, ट्रेड की बात की जा रही है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो इंडिया और चाइना का ट्रेड है वो कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में है। जहां चाइना 105 बिलियन डॉलर्स का गुड्स इंडिया में भेजता है, इंडिया सिर्फ 23 बिलियन भेजता है। सो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड डेफिसिट है। सो अगर चाइना बात कर रहा है कि हम इंडिया में फॉरेन मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन स्टिल वहां पर वो इस इशू की बात ही नहीं कर रहा है कि आप ट्रेड डेफिसिट को कैसे करोगे, कैसे खत्म करोगे। इतना मेजर ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। देन थर्ड इज, जैसे कि इंडिया, चाइना हो गया या यूएसए हो गया, उन्होंने अपने अपने चीजों को डाइवर्सिफाई कर रखा है, डी रिस्किंग कर रखा है। मतलब कि उनकी चीजें अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टेड है। लेकिन बात की जाए इंडिया की, अगर इंडिया ने प्रमोट किया चाइना के इन्वेस्टमेंट को, तो इंडिया जो है वो सिंगल उस पर बेस्ड हो जाएगा, अपनी डाइवर्सिटी को खत्म कर देगा। जैसे अभी क्या है, इंडिया ग्लोबली कनेक्ट है, ग्लोबली कंट्रीज से कनेक्ट है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल कंट्रीज इंडिया को प्रायोरिटी भी देती हैं। लेकिन अगर
चाइना ने इंडिया के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया तो ग्लोबली कट होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। ग्लोबल ऑर्डर इंडिया को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा जितनी अभी देता है। देन फोर्थ इज चाइना इज स्टिल नॉट अ मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि कहीं ना कहीं चाइना में अभी भी पार्टीज जो वहाँ की मार्केट है उनमें अपना स्टेक रखती है, मार्केट को टर्न करने में अपने डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी का क्या है, उनका एम ये है कि हम क्रिटिकल सेक्टर्स में अपने आप को ग्लोबल प्रेजेंस अपनी बनाए, जैसे कि क्रिटिकल चीजों का चाइना में मैन्युफैक्चर करें, फिर दूसरी कंट्रीज में जाकर सिर्फ यूनिट बना दे उन चीजों की और वहां पर असेंबल करके बेच बाच दे। सो क्या होगा कि चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमी ही बढ़ेगी ना। चाइना जो है वो मार्केट इकोनॉमी पर अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, वहां अभी भी डायरेक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं कि किस तरह से चीजों को कंडक्ट करना है। Then fifth is rigorous scrutiny of outward flows of investment and technology by its companies aim to maximize domestic value chain। Already discussed कि चाइना फोकस करता है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है वहीं पे मैन्युफैक्चर हो चीजों का, ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ग्रो करे एज कम्पेयर टू जो कंपनीज वो बाहर दूसरी कंट्रीज में बना रहे हैं सिर्फ असेंबल करने के लिए चीजों को। सो असेंबल करने में क्या होगा कि चीजें जो होंगी वो चाइना से ही इंपोर्ट होंगी, सो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट ही डेवलप करेगा। Sixth is the expectation that imports from China can be reduced by boosting FDI from China is not borne out by the experience of other geographies which have received substantial Chinese investment। बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि चाइना कैसे दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके उन चीजों को डेट ट्रैप में फंसा लेता है, उन कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा लेता है। सो वही बात की जा रही है कि अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं कि कंट्रीज का क्या हाल होता है। सो from strategic, security and economic perspective, India would do well to take a differentiated policy towards economic relations with China। India cannot decouple itself from the economy of China, the world's largest manufacturer and exporter. But India must decide which sector of its economy it can selectively allow Chinese FDI based on its manufacturing strengths and strategies, and keep in mind the interest of its national security and industrial development। बेसिकली इंडिया अपने आप को चाइना से अलग करके नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना एक ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। सो इंडिया को अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनानी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करके उसके बाद ऐसी पॉलिसीज के साथ सामने आना चाहिए जिसमें कि चाइनीज कंपनी का एफडीआई हम अलाउ करें, बट सेलेक्टेड सेक्टर्स में, ताकि चीजें इंडिया के फेवर में वर्क कर सके, साथ के साथ इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सके, हम पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट ना बन जाए। देन नेक्स्ट इज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। बेसिकली अभी कुछ समय पहले एक अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास रिगार्डिंग द बैन ऑफ एक्सपोर्ट सम ऑफ डिफेंस मटेरियल्स टू इजराइल। बेसिकली इंडिया की कुछ कंपनीज ने इजराइल की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है जिसमें कि इंडिया की कंपनी अपने डिफेंस रिलेटेड मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करेगी इजराइल में। उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है। चाहे यूएसए हो जाए, चाहे यूके हो जाए या कोई और कंट्री हो जाए, हर कंट्रीज में ऐसे लॉज हैं, ऐसे एक्ट हैं जो इन चीजों को गवर्न करते हैं कि मान लो कोई ऐसा गुड्स है जो कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ब्रेक कर सकता है, जैसे कि डिफेंस रिलेटेड गुड्स हुए, मिसाइल्स हुए या एयरक्राफ्ट्स हुए, ये चीजें अगर हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस कंट्री ने उस डिफेंस मटेरियल्स का यूज किया दूसरी कंट्री पे अटैक करने के लिए या यूं कह ले मास डिस्ट्रक्शन के लिए, तो ये क्या है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट है। जो इंटरनेशनल लॉज हैं जो ह्यूमन लॉज को गवर्न करते हैं, उनका मानना ये है कि ऐसे लॉज को, ऐसी चीजों को के एक्सपोर्ट पर बैन लगना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई एक्ट नहीं है
ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इन चीजों को गवर्न करे। सो कहीं ना कहीं इंडिया में एक लीगल गैप है, लीगल मतलब कि चीजों को लीगल बैकिंग प्रोवाइड करने का गैप है। इंडिया में ऐसे एक्ट ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉरेन डिप्लोमेसी है कि आप फॉरेन वर्ल्ड के साथ किस तरह से ट्रेड कंडक्ट कर रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में नहीं आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और कंटिन्यू इंडियन कंपनीज अपने डिफेंस रिलेटेड मटेरियल को इसराइल को एक्सपोर्ट कर रही है और इसराइल उन मटेरियल्स को यूज करके लेबनान पर या अपने मिलिट्री प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर रहा है, लेबनान पर अटैक कर रहा है, लोगों को मार रहा है उन डिफेंस रिलेटेड मटेरियल्स का यूज करके। कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हो रहे हैं वो एब्रिज हो रहे हैं। सो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए कानून लाने की जरूरत है भारत में, जो कि इस तरह के कानून, इस तरह के एक्सपोर्ट के बैन को प्रमोट करे जो कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज हाउ टू एनेबल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में, ऐसा डेवलपमेंट जो कि ट्रांजिट ओरिएंट हो। मतलब कि अगर इसको मैं थोड़ी सी जनरल लैंग्वेज में समझाऊं, जो हम मोड अपने यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मोड्स का यूज कर रहे हैं, अगर कंट्री में उस पर खर्चा बढ़ाया जाए, उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारी इंडिया है वो फोकस कर रही है मेट्रो के डेवलपमेंट पर कि हमें अपनी कंट्री में मेट्रोज बनाने हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सो इन सब से कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो हमें और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड मतलब कि दो लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए जितने भी मोड्स को हम यूज कर सकते हैं उतने मोड्स का यूज करना। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है बेसिकली मेट्रो का यूज। मेट्रो के आसपास का जो पेरीफेरी रीजन है वो कितना ज्यादा डेवलप रहता है, उसमें कितने लोग अपनी चीजों को कनेक्ट करके वहां पर लाइवलीहुड अपना बिताते हैं, अपना जीवन बताते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट को फोकस किया गया है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है सम फॉरेन कंट्रीज का, जैसे कि हांगकांग। इस तरह से क्या होता है ना, जब हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कि अपना जो एक्सपेंडिचर है वो ट्रांजिट को डेवलपमेंट में, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पहली चीज हम पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, साथ के साथ डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह का डेवलपमेंट एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सामने लाता है। ऐसा ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है बेंगलुरु जैसे शहर में। सो पूरे इंडिया में इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज what is California's new anti-deepfake bill can it stop manipulated political ads? बेसिकली कैलिफोर्निया में कमला हैरिस के जो वहाँ की हेड है कमला हैरिस जी, उनकी एक एड को लेकर के डीप फेक यूज करके, डीप फेक मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करना ताकि जो चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती है उनको हम फेक करके दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी का आईटी सेक्टर है वो इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि हम चीजों को मैनिपुलेट करके फॉल्स चीजों को भी दिखा सकते हैं सही बना करके। सो उसी के रिगार्डिंग कैलिफोर्निया में एक बिल लाया गया है सामने, एंटी डीप फेक बिल। वो क्या काम करेगा, क्या पॉलिटिकल एड्स को मैनिपुलेट करने में रोक पाएगा या नहीं, ये एडिटोरियल वही डिस्कस करता है। हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट था डीप फेक को, जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज Dissanayake sworn in as Sri Lanka's president says he is no magician. हम सब जानते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी 2022 से बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी, वहाँ के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो गिर चुका था, इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। तो तब के बाद अभी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आए और इलेक्शन के दौरान जो प्रेसिडेंट हमारे सामने बनकर आए वो है डिज़ानियाके। उनके द्वारा स्टेटमेंट आया है कि वो अपना बेस्ट करेंगे इकोनॉमी को रिवाइव करने में, चीजों को बैलेंस करने में और एक कंट्री में स्टेबिलिटी लाने में। लेकिन उनका मानना यह है कि इन सब चीजों में थोड़ा समय लगेगा, लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ जो छड़ी घुमाया और चीजें खुद ठीक हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा।
Next is, after strikes kill 356, Israel tells civilian in Lebanon to move out of danger. Basically, Israel ने लेबनान पर एक अटैक किया है, जिसके एयर स्ट्राइक की है, या यूं कह सकते हैं कि अटैक किया है, जिसमें कि 356 लोगों की डेथ हो चुकी है। सो अब जो है इजराइल के द्वारा स्टेटमेंट आया कि मूव आउट ऑफ द डेंजर, मतलब कि जहां पे उन्होंने अटैक किया उस एरिया को खाली कर दो। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सिर्फ हमें ये जानना है कि इजराइल ने रिसेंटली लेबनान पर अटैक किया है, फॉर अ जनरल अवेयरनेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। अब हम अपने प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज, कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस स्कीम के अंतर्गत बात की जा रही है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात की जा रही है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत 30 स्टेट के अंतर्गत अलग अलग ब्लॉक्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है। इसमें बात की जा रही है कि इसमें हर एक मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसके कई सारे गोल्स हैं, डिस्कस करती हूँ। जैसे पहला गोल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मतलब कि जो ट्राइबल मेजोरिटीज एरिया है, जो ट्राइबल फैमिलीज है, उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना, टैप्ड वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और आयुष्मान भारत का कार्ड प्रोवाइड करना। इन सब में अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। सो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसमें हर एक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। पहला गोल हमने डिस्कस कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है, जो कि पक्का हाउस, टैप्ड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और आयुष्मान भारत कार्ड प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। दूसरा जो गोल है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत हम जो लोग जनजाति को बिलोंग करते हैं, मतलब कि स्केड्यूल्ड ट्राइब है, उनको हम स्किल इंडिया मिशन और जन शिक्षण संस्थान के तहत उनकी स्किलिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, उनके एजुकेशन पर काम करेंगे। Then third goal is universalization of access to good education। हम बात कर रहे हैं कि जो जनजाति लोग हैं, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए, मतलब कि उनके जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं वो स्कूल में इनरोल हो, स्कूल में क्लासेस अटेंड करें, ताकि उनका एजुकेशन में जो शेयर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आए। देन फोर्थ गोल इज हेल्थी लाइफ्स एंड डिग्निफाइड एजिंग। हम बात कर रहे हैं कि हम जनजाति लोगों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करेंगे और उनको इम्यूनाइजेशन, मतलब कि वैक्सीनेशन, हर एक बीमारी के खिलाफ एक वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी उनको कवर करेंगे। इस पूरी जो गोल्स हैं, इस पूरी गोल्स को मैप किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि क्या प्रॉपर ये स्कीम काम कर रही है या नहीं। कई सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत। पहला है ट्राइबल होम स्टे, मतलब कि हम 5 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे ट्राइबल लोगों को कि वो अपने घर को ही टूरिस्ट के स्टे के लिए ट्राइबल होम स्टे में कन्वर्ट करें, ताकि टूरिज्म एक्टिविटी प्रमोट हो, उनका अपना विकास हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। देन सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर फॉरेस्ट राइट होल्डर्स, पट्टा प्रोवाइड करने की बात की जा रही है कि जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल स्कीम जो चल रही है उसके तहत स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। साथ के साथ जनजातीय लोगों, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लोगों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए भी ऑलरेडी वर्क चल रहा है। दिस वॉज अबाउट दिस एडिटोरियल, जिसमें कि हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान लाया गया, जिसके अंतर्गत मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर के कोलैब करके काम करेंगी जनजातीय लोगों के विकास के लिए। नेक्स्ट इज कॉफी बोर्ड एंड रबर बोर्ड। ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो इंडिया का कॉफी बोर्ड है उस और जो वैल्यू एडेड चीजें हैं, कॉफी से बनी हुई चीजें हैं, वो उनका एक्सपोर्ट 2047 तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। दैट इज 60% तक उनका एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट इज नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी एक तरह का श्रब है जो कि
वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलता है। इसकी कैटेगरी नाउ क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, मतलब कि नीलकुरंजी को अब वल्नरेबल के अंतर्गत रखा गया है। इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया। बेसिकली इसका नाम रखा गया है कुंथी रिवर के पीछे। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से एक रिवर बहती है जिसका नाम है कुंथी, उसी को देख करके इनका नाम रखा गया है कुरुंजी, नीला कुरुंजी। इनका कलर जो है वो नीला रहता है, इसलिए नीला कुरुंजी इसे बोला जाता है। ये 30 to 60 मीटर की हाइट के देखे जाते हैं। साथ के साथ इनका जो एल्टीट्यूड है वो 1300 से लेकर के 2400 के मीटर्स तक की एल्टीट्यूड में नीला कुरुंजी श्रब पाए जाते हैं। इन्हीं के नाम के पीछे हमने जो वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाले माउंटेन्स है उनका नामकरण किया है नीलगिरी माउंटेन्स। ये 12 साल में एक बार उगते हैं। पिछली बार 2006 में देखा गया था, लास्ट ब्लूम्ड इन 2006। अब इनका जो स्टेटस है, IUCN स्टेटस है, वो वल्नरेबल कर दिया गया है। कई सारी चीजों से इन्हें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा चीज क्लाइमेट चेंज के कारण भी इन पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो पलिया ट्राइबल कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी नीलकुरंजी के ब्लूम से अपनी एज को प्रिडिक्ट करती है। मतलब कि वो कितने साल के हो गए, अपनी एज को प्रिडिक्ट करने के लिए नीलकुरंजी श्रब का यूज किया जाता है। कौन सी कम्युनिटी के द्वारा? दैट इज पलियार कम्युनिटी। नेक्स्ट इज नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर बेसिकली हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो एंडेमिक टू द सदर्न वेस्टर्न घाट्स प्राइमरली इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु और केरला में हमें नीलगिरी तहर देखने को मिलता है। अगर इनका IUCN स्टेटस देखा जाए तो ये इंडेंजर्ड है। हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग के कारण इनकी जो पॉपुलेशन है वो ड्रेस्टिकली कम हो रही है। इनके प्रोटेक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी चलाया है, जो कि 2022 से 2027 तक के लिए चलाया गया है। हमारे लिए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इनका IUCN स्टेटस समझना। नीलगिरी तहर का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। उसी के 50 साल पूरे होने पर हमने एक अलायंस बनाया था, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस काम करता है, वर्ल्ड में जितनी भी बिग कैट फैमिली है, 7 बिग कैट फैमिली को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बिग कैट अलायंस बनाया गया था। इंडिया में इस बिग कैट अलायंस में से सिर्फ 4 स्पीसीज पाई जाती है, दैट इज टाइगर, लॉयन, चीता एंड टाइगर, लॉयन, चीता। सिर्फ 3 ही जो बिग कैट्स हैं वो इंडिया में पाई जाती है। लेपर्ड, प्यूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। IBCA International Big Cat Alliance has secured Government of India's initial support of rupees 150 crore for 5 years। 2023 से 2027-28 तक इंडियन गवर्नमेंट 150 करोड़ IBCA को प्रोवाइड करेगी। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फिर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं। थैंक यू सो मच।